नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का गुरुवार थर्सडे एडिशन। टक्कर के गुरुवार एडिशन में आज बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में लोकसभा की घटनाओं को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस की ने आदिवासी समाज और संविधान का अपमान किया है और साथ ही साथ उन्होंने मोहब्बत की दुकान चलाने पे भी तंज कसा। गांधी सरनेम चुराने पे भी अपनी बात कही और तो और आम आदमी पार्टी को लेकर भी कुछ ऐसा कहा कि आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है। तो स्वागत है आपका आज के सीएनबीसी आवाज के टक्कर के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे। 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए मोदी की कब्र खोदना चाहते, ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। पीएम की सीट की तरफ मार्च। कांग्रेस का था अप्रत्याशित प्लान। मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार कर देता। I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. आप देश में मिल रही हार से इतने बौखलाए हुए हैं कि क्या आप प्रधानमंत्री जी पर हमला करना चाहते हैं? और ये लोग बहुत गुस्से में ये हमला करने की नीयत से आए थे। अगर ये सही है तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसको संसद में अबोध बालक वर्सेस बंधुआ मजदूर। अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। अबोध और अहंकार ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है, तो इससे बच करके रहे। अरे आपकी पार्टी तो ऐसी है किसको बोलने का ही नहीं, आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है। आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। बोध का अर्थ होता है ज्ञान, इसमें अप्रत्यय लगाकर जो ज्ञान ना हो उसके लिए अबोध होता है। कोई सम्मान नहीं, किसी का असम्मान नहीं है। सर, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, अज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। किताब वर्सेस किताब, सियासत बेहिसाब। एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। मैं उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। एडवीना एंड नेहरू, भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे। India-China relations cannot be referred to inside the house. India-American relationships cannot be referred to in the house. What should we talk about? Sit down and do Jai Pradhan Mantri. संसदीय इतिहास का काला धब्बा। और आइए नजर डाल लेते हैं आज के विश्लेषण पर। मौजूदा कांग्रेस, मैंने 370 हटाया, ऑपरेशन सिंदूर किया, इसलिए मेरी कब्र खोदने की बात करती है कांग्रेस। कांग्रेस के नेताओं ने कई बार बोला है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। खुद को राजा मानने वाले आर्थिक असमानता की चर्चा करते हैं। बोला कुछ को शहंशाह मानते हैं, राजा मानते हैं राहुल गांधी। और आज सदन में जेपी नड्डा ने, गुरुवार को सदन में जेपी नड्डा ने कहा कि अबोध बालक है राहुल गांधी, जिस पे कांग्रेस बहुत चिढ़ गई। नेहरू गांधी परिवार, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले डील की चर्चा होती थी तो सिर्फ बोफोर्स डील की याद आती थी। नेहरू जी ने 35 करोड़ आबादी को समस्या मानते थे। मैं 140 करोड़
जनता को समाधान न मानता हूं। बकायदा ये किताबों में जिक्र है कि नेहरू जी भारत की जनसंख्या को समस्या मानते थे। अब हर कांग्रेस पीएम ने लाल किले से गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन किया कुछ भी नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो आज गांधी सरनेम पे भी बोला कि एक गुजराती का सरनेम तक चुरा लिया कांग्रेस पार्टी ने। एक गुजराती सरनेम है गांधी, इसको तक चुरा लिया है कांग्रेस पार्टी ने। बताइए अब क्या करिएगा। ममता राज घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों पर दबाव बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी, एक पार्टी की सरकार शराब में चली गई, वो ब्लैक की बात करते हैं। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष गाली गलौच में उलझा रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को एजेंडा सेट करके चल दिए। सीधे तौर पर मेरे साथ बात करने के लिए आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पैनल है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरे साथ सुखदेव भगत है, सांसद कांग्रेस पार्टी के। फराज किदवई साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की चर्चा में AK वाजपेयी हैं, मुख्य प्रवक्ता RLM के और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। आपका भी अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। सुखदेव भगत जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है गांधी सरनेम तक आप लोगों ने चुरा लिया है। मोदी की कब्र खोदने की तैयारी आप लोग करते हैं, कहां तक गिरेगा? प्रधानमंत्री ने बोला है। सत्ता असहज हुई इसलिए आवाज दबाई गई, LOP की आवाज दबाई गई और सवाल रोके गए, इसलिए सदन भी रुकी। मैं आपको बताऊं, मोदी जी बहुत 56 इंच की बात करते हैं। दामोदर दास मोदी कल तो लोकसभा में रणछोड़ दास मोदी बन गए। और यह मैं बताऊं कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, सवालों से जीवंतता आती है, पलायन से नहीं आती है, चुप्पी से नहीं आती है, कायरता से नहीं आती है। अरे राहुल गांधी तो कल फायर थे और मोदी जी कायर थे। कल की घटना में बता रहा हूं, राहुल गांधी फायर थे और मोदी जी कायर हैं। कल ये स्पष्ट हो गया। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मोदी जी बताएं, पूरी सरकार बताए, क्या हमारे सम्मानित महिला सांसद आतंकवादी हैं क्या, उग्रवादी हैं क्या? क्या उनका प्लान उनका किए हुए थे? ओके से भागते हैं, मोदी जी जवाब से भागते हैं, इसलिए वो कल नहीं आए। और ये एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि कोई अप्रत्याशित घटना हो गई। स्पीकर नैरेटिव नहीं, ऑनरेबल स्पीकर ने बोला है हाउस में चेयर सबसे बड़ी होती है। आप भी लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सुधांशु त्रिवेदी के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन AK वाजपेयी, संसदीय इतिहास में काले धब्बे की बात स्पष्ट रूप से आ रही है और चेयर ने यह बात बोली है। और अभी मौजूदा सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ सुखदेव भगत, उन्होंने बोला मोदी जी कायर हैं, राहुल जी फायर हैं। यही मैं ऐतराज कर रहा हूं, ये मैं ऐतराज दर्ज कराता हूं। ये सांसद महोदय खुद इन शब्दों का प्रधानमंत्री के लिए उपयोग कर रहे हैं। क्या ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है? विद ऑल रिस्पेक्ट टू यू, आपको ये शोभा नहीं देता कि आप इस तरह के वर्डों का यूज करें? करोड़ की नहीं, सुनिए, आप कुछ भी बोलिए, करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। नहीं दिया क्या आप प्रधानमंत्री को कायर बोलेंगे? नहीं, देखिए जो सही बात है उसको सही कहिए, गलत को गलत कहिए। 56 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये कौन सा संसदीय शब्द है? आप कैसे प्रधान 140 करोड़ 56 इंच नहीं मैं बोल रहा हूँ, 56 इंच मैं नहीं बोला, 56 करोड़ की गर्लफ्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। नहीं, आपने खुद बोला है, अभी बोला है आपने। राहुल गांधी उसको गद्दार बोलते हैं, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर है बिट्टू साहब, कांग्रेस में थे तो क्या हुआ? लेकिन ये कैसी इमेच्योरिटी वाली बातें आप लोग कर रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। लोकतंत्र की दुहाई देते हो, संविधान की दुहाई देते हो, स्पीकर पे पर्चे फाड़ के फेंकोगे, वेल में घुसाओगे, लोकसभा को चलने नहीं दोगे, राज्यसभा को चलने नहीं दोगे। नहीं, आपने बोल लिया, आप हमको बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। आप एक बार बताइए, जब स्पीकर की रूलिंग आ गई 349 में, बोलिए वाजपेयी साहब, 30 सेकंड। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जब स्पीकर साहब की रूलिंग आ गई, लोकसभा में सुप्रीम पावर कौन है? स्पीकर साहब हैं। उन्होंने 349 में रूलिंग दे दी कि आप इस विषय पे नहीं बोलेंगे, तो आप क्या करेंगे? क्यों आप जिद करेंगे? क्यों लोकसभा को नहीं चलने देंगे? क्यों हुड़दंगबाजी करोगे?
मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है। देखिए आप लोग सत्ता में रहे हैं, आपने सरकारें चलाई हैं सालों साल, उसके बावजूद अगर इस तरह का व्यवहार आपका होगा तो जनता आपको जवाब दे रही है, बार बार अलार्म बजा रही है, लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर रहे या जानबूझ के समझना नहीं चाह रहे। उल्टे फुल्टे आरोप लगाओगे, देश को बदनाम करने की कोशिश करोगे और आप चाहते हो कि जनता आपके साथ खड़ी होगी। ठीक है, ओके, एक बात पे आपने भी बात, लेकिन कोई लेकिन विषय लेकिन अगर होता है- सुखदेव भगत साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, राहुल गांधी को गद्दार क्यों कहने की आवश्यकता थी? अब फाइनली रवनीत सिंह बिट्टू ने बोला हाथ में लाए मेरी जूती, बोला मेरे पास गुरु की पग मैंने डाली हुई है, मैं क्यों हाथ में लाऊंगा, मुझे गद्दार बोलेंगे तो। आपने 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 वाजपेयी जी, आप वहां उपस्थित थे, आप वहां उपस्थित थे, पर वीडियो सबने देखा, उस जगह पे जो बातें हुई आप उपस्थित थे। सब चल रहा है, मीडिया में चल रहा है, उपस्थित होना हर जगह तो संभव नहीं होता है। मीडिया, मैं आपको बताऊं, जो जानकारी मिल रही मैं सुनिए, मैं वहां जी, बैठा, बोलिए। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए। हम लोग वहां पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, मैं भी बैठा हुआ था, वहां बातें आई, बिट्टू जी आए, बिट्टू जी आने के बाद बोले कि ऐसा लग रहा है जैसे जंग जीत के आए। उन्होंने कमेंट किया तो उसमें राहुल जी ने बहुत शालीनता से कहा, और मेरे दोस्त कल तो आना होगा, हाथ मिलाओ। नहीं दोस्त और नहीं, आप ना लोगों ना ने भगत narrative भगत set किया, इस साहब, प्रकार यहाँ की आप गलती बातें कर कर गए। रहे हैं। आपने पहली बात सही बोली, दूसरी बात आपने क्या बोली, वो वहां पर जा रहे थे, एग्जैक्टली आपने बोला, उन्होंने ये बोला आप कोई जंग जीत के आए हो, इसमें कोई बात नहीं है, ये सामान्य बात है कहनी, लेकिन वो दोस्त बोलते तो ठीक था। उन्होंने बोला आओ गद्दार इधर आओ, उन्होंने गद्दार शब्द बोला, गद्दार कह के बुलाया एक सरदार नहीं को बोला। जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी है, गद्दार उसको नहीं गद्दार बोला, कहा। यही गद्दार नहीं, मैं समझता हूं गद्दार उन्होंने दोस्त कहा, बोला, गद्दार यार उन्होंने बोला, कहा कि मैं ट्रेटर फ्रेंड बोला, बोला, अंग्रेजी फिर- में इसे कहते हैं ट्रेटर फ्रेंड। भगत साहब, ट्रेटर भाई, आप लोग, मैंने कहा कि चीजों को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। सुखदेव भगत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, स्पष्ट रूप से आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूं चीजों को आपने क्योंकि आपने जो, हेलो, इनकी नरवाने जी की बुक के बारे जब आप लोगों ने नहीं बोल पाया तो एक कहानी गढ़ी गई कि कैसे विषयांतर की जाए। मैं आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ इस बात को बोल रहा हूं। तो नहीं, आपने बोला विषयांतर हो रहा था तो राहुल जी इस विषयांतर में मदद कर रहे थे। राहुल जी ने तो गद्दार बोला ना, बिट्टू ने थोड़ी बोला गद्दार किसी को, राहुल गांधी ने तो गद्दार बोला। किसने कहा गद्दार बोला? ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं, सारी मनगढ़ंत बातें हैं। मैं ऑडियो सुनवा देता हूं, ऑडियो सुनवा दूं, अगर आप सुनने को तैयार हैं, ऑडियो सुना दूं। आप सुनाए उन्होंने, आप सुना, निश्चित रूप से ठीक है, आपने बोला, आपका सम्मान करते हुए मैं ऑडियो को प्ले करता हूं, प्रधानमंत्री ने भी और कई बड़ी सारी बातें बोली हैं, गांधी सरनेम चुरा लिया, लेकिन पहले ऑडियो में प्ले करता हूं। ओके, ऑडियो और वीडियो दोनों प्ले करिए, पीसीआर, डू इट राइट अवे फॉर द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। Traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. सुखदेव भगत जी कैटेगोरिकली सुनाई दे रहा है, अंग्रेजी में मैं बोल देता हूं, here is the traitor walking here by, right by, here is the traitor walking right by, ये कैटेगोरिकली शब्द है। वो देखो गद्दार आ रहा है, वो देखो गद्दार आ रहा है, इसका हिंदी में अनुवाद होता है। आप उसके पहले वाली बात भी सुनाए ना, आप एक लाइन क्यों, उसके पहले भी लाइन सुनाइए। मैंने तो पूरा सुनाया, मैंने तो पूरा सुनाया, मैं तो कह रहा हूं कि अगर बिट्टू जी ने बोला आप कौन सा जंग लड़के आ रहे हो, उसके बाद गद्दार थोड़ी बोलेंगे। उसके बाद अगर किताब की बात होगी तो निशिकांत दुबे ने आज 10 किताबें गिरा दी, 40 किताबें गिरा दी कि किताबों में क्या कुछ है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बस किताब गिरा दी कि आप कि नेहरू जी इस देश की जनता को बहुत समझते थे, इंदिरा जी इस देश की जनता को बहुत समझती थी, बकायदा किताबें हैं। बताइए आप सुने अभिनय, नहीं देवगम जी, एक बात समझिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण से निशिकांत दुबे की किताबों से क्या महत्व था? ये क्योंकि 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी उसका संबंध था, हमारे फॉरेन पॉलिसी के बारे, हमारे सिक्योरिटी के बारे में संबंध था, और जो कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं था, वो दस्तावेज था जिसके बारे उन्होंने कोट करना चाह रहे थे, और मुझे लगता है उनको बोलने देना चाहिए था।
और एक बात स्पष्ट कर दूं, ये सदन है, कोई सेंसर बोर्ड नहीं है कि आप सेंसर करोगे कौन बातें बोली जाएगी। नियम प्रक्रियाओं की बात मैं भी ये बता रहा हूं, 349, 352, 353, 380 के तहत सदन चलती है और 87 के तहत राष्ट्रपति का अभिभाषण में ये बातें आनी चाहिए थी, जो धन्यवाद ज्ञापन उसी के तहत राहुल जी बोल रहे थे। ओके, दिस इज अ बिग पॉइंट। ओके, लेट बीजेपी एमपी आल्सो हैज अ राइट टू मेक हिज पॉइंट नाउ। सुधांशु त्रिवेदी, आपने काफी देर इंतजार किया, अपनी बात आप रख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आप सेंसरशिप नहीं लगा सकते सदन के अंदर, और प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है गांधी सरनेम तक कांग्रेस ने चुरा लिया है। देखिए, सुखदेव भगत जी ने जो एक बात बोली है, राजनीतिक दृष्टि से मैं आंशिक रूप से उनकी बात से सहमत हूं कि राहुल गांधी को बोलने देना चाहिए था, क्योंकि जय बार वो बोलेंगे तय बार कांग्रेस के लिए कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुछ वातावरण बनाएंगे जरूर। परंतु यह विषय भगत जी राजनीतिक लाभ हानि का नहीं था, यह संसदीय प्रक्रिया का विषय था। संसदीय प्रक्रिया यह कहती है कि कोई भी तथ्य केवल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर तथ्य नहीं माना जा सकता। वो ये मेरा इको कर रहा है, जरा इसको ठीक करवा दीजिएगा, कि जो किताब उन्होंने कोट की वो किताब छपी ही नहीं। दूसरा विषय मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वरिष्ठ सांसद हैं, ये बताइए कि जिस समय कोई कॉन्फ्लिक्ट का विषय चल रहा हो, उस समय सेना अध्यक्ष, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच हुई बात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आती है कि नहीं? अब जो व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष है उसे यही नहीं पता है, वो संवेदनशील ही नहीं होती है। 1923 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का पार्ट है। एनी कम्युनिकेशन बिटवीन आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, और वो पब्लिक डोमेन में होता ही नहीं, और आप उसको पब्लिक डोमेन में विदाउट एनी कंक्रीट एविडेंस, विदाउट एनी सब्सटेंटिव फैक्ट, यानी बगैर किसी तथ्यात्मक आधार के, बगैर किसी प्रमाण के लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर संवैधानिक और राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय था। इसलिए, और जनरल नरवणे ने अपनी किताब में जो अपने जनरल रहते हुए जो बोला है वो सेंटेंस क्यों नहीं? और दूसरा हो तो भाई साहब, मैंने तो आज स्वयं सदन में बोला है, भगत जी आप लोकसभा में रहे होंगे, आपने नहीं सुना होगा मैंने कहा यदि किसी देश के सामने सरेंडर क्या होता है इसको जाके सुनना है। 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को लिखते हैं, जो 2010 में कैनेडी लाइब्रेरी ने डिक्लासिफाइड कर दिया। वो लिखते हैं कि अपने B-2 बॉम्बर्स का एक स्क्वाड्रन भेजिए, हमारे पास पायलट भी नहीं है, पायलट भी अपने भेजिए, टेक्नीशियन भी अपने भेजिए, रडार को ऑपरेट करने के लिए भी अपने भेजिए, यानी आप हमारे उस स्क्वाड्रन की कमांड संभालिए। ये 19 नवंबर 1962 को लिखा है, अन्यथा चीन हमारे पूर्वोत्तर पे आ जाएगा। नहीं अमित जी, एक लाइन और बता दूं, और इस बात का उल्लेख उस समय अमेरिका में जो भारत के राजदूत थे B.K. नेहरू, जो स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी के सगे भतीजे थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने ये लिखा। लेकिन सुधांशु जी, आप भी भरी, आपके नेता भी, कष्ट हो रहा था, आपके हाउस के लीडर भी भरी संसद में कह देते हैं अबोध बालक, जेपी नड्डा ने अबोध बालक कहा, और आपने सदन के अंदर, आपने सदन में उसको डिफेंड किया अबोध बालक को, अबोध बालक बोला उन्होंने राहुल गांधी को। देखिए, ऐसा हुआ था कि जब हमारे माननीय नड्डा जी ने, हेलो अमीश जी, मैं थोड़ा बोलूं क्योंकि इन्होंने बात की है 1962 चाइना वार के बारे। हाँ बोलिए जी। अमीश जी, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इनकी बहुत कद्र करता हूं, बहुत सुधांशु जी का मैं बहुत कद्र करता हूं। मैं एक बात कहना चाहूं, उन्होंने 1962 चाइना वार के बात की। मैं एक बताऊं, उस समय वाजपेयी जी जनसंघ के 4 मेंबर थे, चाइना का वॉर चल रहा था, और नेहरू जी ने उसका बाद भी यहां पर बहस कराया। यह संसद की परंपरा होती है, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन यहां तो जवाब से भी लोग बांध रहे हैं। यह इतना डर किस चीज का? सवाल से डर, डरवरे जी से डर, या फिर किस चीज से डर, या सच से डर? यह बात, यही तो खूबसूरती है संसद की, यही तो खूबसूरती है। और नियम बहस के लिए होती है, नियम बहस रोकने के लिए नहीं होता। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, कांग्रेस अबोध बालक, जिस तरह से सदन में जेपी नड्डा ने अबोध बालक की संज्ञा दी, उसमें कांग्रेस बेहद नाराज है। और निश्चित तौर पर सुधांशु त्रिवेदी ने जिस तरह से अबोध बालक को डिफेंड किया, कांग्रेस ने उसमें बड़ी नाराजगी जताई है। अबोध बालक जैसे शब्द सदन में नहीं आने चाहिए। सीधे तौर पर सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस नाराज है आपसे और जेपी नड्डा से, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, मैं बताना चाहता हूं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, बाल बुद्धि शब्द को असंसदीय कह दिया गया,
तो अबोध का मैंने बाकायदा व्याकरण सम्मत उत्तर दिया है सदन के पटल पे। बोध का अर्थ होता है ज्ञान होना, नॉलेज, और उसमें आप प्रत्यय लगा दे तो जिसको ज्ञान नहीं है, तो जिसको ज्ञान नहीं है वो अबोध हुआ। और उस अबोध होने का प्रमाण क्या था कि जिसे ये ना पता हो कि मीडिया रिपोर्ट सब नहीं, पर 55 साल के हैं बालक, क्यों कह रहे हैं ये ना आप? पता हो कि सब्सटेंस क्या माना जाता है। आप सुनिए, आप सुनिए सुनिए सुनिए, पूरी बात बता रहे हैं। और मैंने क्यों वो भी बोला, बालक भी क्यों बोला, और जो नड्डा जी ने बोला, मैंने क्या कहा, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। कोई ये कह दे कि मैं सारा ज्ञानी हो गया हूं तो वो मूर्ख है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और अज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। जरूरी नहीं कि अज्ञानी बालक ही होगा, आदमी बहुत उम्र दराज होकर भी अज्ञानी हो सकता है, क्योंकि अज्ञान की कोई आयु नहीं होती, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। बाकी दर्शक अपने आप तय कर सकते हैं कि कौन किस आयु में खड़े होकर सुखदेव भगत जी वह या किस उम्र की समझ रखता है। सुखदेव भगत जी, मैंने कहा मैं उनके राजनीतिक संस्कार पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यहां पर तक्षशिला को लोग बिहार में ले आते हैं, 650 करोड़ की जनसंख्या भारत की बतला देते हैं। अबोध बालक पर आप संत क्या रविदास कहते को हैं? किसी क्या वो नानक टिप्पणी जी को गलत कहीं थी? और बैठा देते हैं। मैं याद दिला रहा हूं, मैं याद दिला रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कैसे कैसे शब्द का प्रयोग किए हैं, उनकी जानकारी क्या थी ये भी बता दो। तो वो जब बादल हो जाता है रडार के बारे में बता देते हैं, नाली से गैस निकाल देते हैं, ये भी मैं बता देता हूं। नहीं, पर अबोध बालक आपको लगता है, आप कांग्रेस की नाराजगी है, क्या आपको लगता है ये शब्द उचित नहीं था? क्या उन्हें लगता है कि बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है? क्या राजनीतिक संस्कार ये कहते हैं क्या? मुझे लगता है, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक मर्यादा भी समझती है, राजनीतिक बातों को भी जानती है। मैं इसलिए कह रहा हूं, लगातार क्या मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी अगर कह सकते हैं, इनके मुख्यमंत्री कह सकते हैं मुस्लिमों से इतना तंग करो, 4 रुपया दो, 5 रुपया भाड़ा बनता है, अगर कोई जातिगत बातें करते हैं तो ये तो उनके संवैधानिक पद पर रहने वाले संविधान के शपथ लेते हैं, उनके लोग अगर तो आपके एक सिटिंग सीएम ने बोला है कांग्रेस मुसलमानों के लिए है और मुसलमान कांग्रेस के लिए है, रेवंत रेड्डी ने। ओके, हाँ देखिए सुखदेव जी, हेमंता विश्व शर्मा जी ने कहा कि मियां मुसलमान आसाम में उन मुसलमानों को कहते हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं। अब आपका दिल धड़कता है उनके लिए तो बड़ी गंभीरता की बात है। क्यों? वो स्वाभाविक है। आप सबसे बड़ी जीत 2024 में कहां पाए थे? असम की धुबरी सीट पे आपके रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते थे, और धुबरी बरपेटा का इलाका वो है असम का इलाका जहां सबसे भारी डेमोग्राफिक परिवर्तन हुआ है। आप खंडित करके आपका दिल खंडित करके कुछ लोगों के लिए धड़कता है। अपने टर्न पे बोले, आपके दिल धड़कने के मैं प्रमाण देता हूं, सब प्रमाण। पहली बात, आप सबसे बड़ी जीत कहां से पाते हैं, किस जगह पाते हैं? वो सीट जहां पर की बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से सबसे बड़ा जनसंख्या का परिवर्तन हुआ, उस धुबरी सीट पे आप 10,25,000 से जीतते हैं। दूसरा, आपने हरियाणा में सबसे बड़ी जीत कहां पाई? ममन खां 98,000 से जीते, हुड्डा जी 70,000 से जीते, ममन खां 80,000 से जीते। और आपका दिल क्या धड़कता है? जब सत्ता में रहते हैं तो मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, मनमोहन सिंह कहते हैं। और जब राज्य की सत्ता में आ जाते हैं तो रेवंत रेड्डी कहते हैं कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। उसके बाद आप कहते हैं आप सबकी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है देश की जनता को पुनः अबोध नहीं समझना चाहिए। देश की जनता का बोधगम्य बहुत उत्तम स्तर का है। देश की जनता का बोध बहुत उत्तम स्तर का है महोदय। इसलिए आप ये मत समझिए कि इस रंग की बातों से। इसीलिए मैं और आपको एक और बात कह दूं, अमित जी, आज प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही कि मोदी की कब्र ये क्यों खोदना चाहते थे। उन्होंने बहुत से कारण गिनाए कि पूर्वोत्तर में जो गोली और बंदूक का दौर था वहां से शांति और विकास का दौर आ गया, इसलिए मोदी की कब्र खोदनी थी, धारा 370 वगैरह वगैरह। मगर एक बात मैं पुनः कह दूं, आपके टीवी शो पे मैं कह भी चुका हूं, मोदी जी को गाली देने में भी भाई साहब आप लोगों की दाद देनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी कि आप लोग अपने वोट बैंक का पूरा ध्यान रखते हैं। आपने ये कहा कि मोदी की कब्र खुदेगी, जबकि हिंदू धर्म में कब्र नहीं खुदती है, भस्म होते हैं। हिंदू धर्म में कहा जाता है किसी को नाराज हो जाओगे जाओ भस्म हो जाओगे, मगर यह नहीं कहा कि मोदी भस्म हो जाएंगे। मोदी की कब्र खुदेगी, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी। साहब ये मानना पड़ेगा कि मोदी जी के प्रति नफरत के समय सुखदेव भगत तराजू में तौल के बयान देते हैं कि आपके वोट बैंक को अच्छा लगे। ओके, देखिए
सुधांशु जी काफी ज्ञानी पुरुष हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन वह हिंदी में एक शब्द आता है, शब्दार्थ और भावार्थ। कब्र खुदेगी वाली बात में एक राजनीतिक रूप से अगर किन्हीं का पराभव होता है तो ये भावार्थ था, ये शब्दार्थ नहीं था। लेकिन अगर मैं समझता हूं कि ये अगर भस्म और कर्म में भी बांट रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये तो कहीं किसी भी चीजों को कैसे या तो किसी जाति में बांट सकते हैं, कैसे हिंदू मुस्लिम बांट सकते हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी सुधांशु जी से बेहतर कौन समझ सकता है। यही 80-20 के बात भी यही करते थे, कपड़े से पहचानो जगह यही करते थे। मैं तो आज भी करूंगा, जो भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं उसमें ये इस प्रकार डिवीजन की बात करते हैं। भगत साहब, सुखदेव भगत जी, लेकिन मोदी की कब्र खोदनी क्यों है? मैं सुन रहा हूं। रवनीत बिट्टू को गद्दार कहना ही क्यों है? ये मतलब रवनीत बिट्टू को गद्दार कहा, वीडियो में कैच हुआ। मोदी की कब्र खुदी की एक बार ही नहीं कई बार हो चुका है। मतलब कब्र खोदनी क्यों है मोदी की? मोदी चुनाव आपसे, मोदी को आप चुनाव हराए अलग बात है। अमेश जी रामलीला मैदान में कार्यक्रम चल रहे थे, क्या किसी हमारे एमपी ने, किसी एमएलए ने, किसी लीडर ने कहा, कोई कार्यकर्ता किसी में किस तरह के संदर्भ में का कहा? और ये निश्चित रूप से हम शब्दों की मर्यादा रखते हैं हम लोग कभी, लेकिन मैंने कहा जो बातें आई थी वो एक होता कि आपकी भी राजनीतिक रूप से आपकी सीनियर लीडरशिप मौजूद थी, आपकी सीनियर लीडरशिप मौजूद थी जब इंडिगो की जब फ्लाइट के अंदर पवन खेड़ा का पूरा विवाद हुआ था, पवन खेड़ा जी का पूरा विवाद हुआ था, आपकी सीनियर लीडरशिप मौजूद थी। वो कह रही थी मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कोई सामान्य नेता नहीं थे। रवनीत बिट्टू को गद्दार किसी सामान्य नेता ने नहीं बोला, राहुल गांधी ने बोला गद्दार। ये राहुल गांधी जी ने बोला उनको गद्दार। आवाज मेरी जा रही है? हाँ आ रही है। हाँ आ रही है। मैं यही कह रहा हूं, देखिए आप, एक सिंपल से बात है, कोई भी अगर लोग आत्मरक्षा के लिए भी ना, एक हमारे प्रावधान का आत्मरक्षा के लिए भी लोग गोली चलाते हैं। आप किसी को इंस्टिगेट करोगे, प्रोवोक करोगे और ये करेंगे, हम लोग शालीनता से अपना धरधर पसंद करते हैं। आपको किसी को प्रोवोक करने की क्या आवश्यकता थी? क्यों इस प्रकार की बातें आप करेंगे? ओके शालीनता है। ओके जवाब सुधांशु त्रिवेदी। देखिए सुखदेव भगत जी ने जो कहा, मैं उनकी बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा शब्दार्थ और भावार्थ। अरे महोदय, इसमें भावार्थ, निहितार्थ और गूढ़ार्थ सब कुछ वही था जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। अगर दोनों शब्द समान थे तो एक ही शब्द का चयन क्यों? अरे भाई ये लगातार इको कर रहा है, इसको ठीक करवा दीजिए। अगर दोनों शब्द समान थे तो एक ही शब्द का चयन क्यों हुआ? और मैं दर्शकों के लिए बता दूं अमित जी, दोनों समान नहीं है। हमारे यहां भस्म होते हैं यानी मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जहां कब्र बनती है वहां मास में कन्वर्ट होता है, जो ओल्ड एंड आउटडेटेड साइंस हो गई। 18th सेंचुरी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। अब आइंस्टीन की थ्योरी E=mc² आने के बाद अब मास एनर्जी कन्वर्जन होता है। दैट इज लेटेस्ट मोर साइंटिफिक थ्योरी। तो सर दोनों बराबर नहीं है। एक में एनर्जी मास कन्वर्जन है, एक में मास कन्वर्जन है, और अल्टीमेटली सब कुछ एनर्जी में चला जाता है। ये बिग बैंग ने भी बताया है। किसी दिन ये धरती भी सूर्य में समा जाती है, ब्लैक होल में चला जाता है। एवरीथिंग कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। इसलिए सुखदेव जी, हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के शब्दों को पढ़िए, भावार्थों को पढ़िए, उनके विज्ञान को पढ़िए। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी स्टेटमेंट, चोरी इनका धंधा है। चोरी जिनका धंधा है उन्होंने गुजराती सरनेम भी चुरा लिया है। गांधी सरनेम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। मोहब्बत की दुकान वाले मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं, यह भी कहा प्रधानमंत्री ने। चोरी जिनका धंधा है उन्होंने गुजराती सरनेम तक को चुरा लिया है। कांग्रेस ने सिख सांसद को गद्दार भी कहा है, लेकिन सरनेम भी चुराया हुआ है। मिस्टर भगत, सुखदेव भगत, इस पर आपकी राय? देखिए अभी सुधांशु जी जो हिंदू धर्म, हिंदू रीति, वो कह रहे हैं आपने कांग्रेस पार्टी ने गांधी सरनेम भी चुराया हुआ है। तो लगता है इतिहास पढ़ना चाहिए, परिस्थिति को जानना चाहिए, किस परिस्थिति में कौन कन्यादान किए, क्यों गांधी शब्द को लिया गया। मुझे लगता है कि इतिहास उनको जानकारी हो जानी चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए। आप बताइए गांधी कैसे बने? जानेंगे तो इस प्रकार की चीज आएगी। मैं आपको मौका दे रहा हूं, बताइए गांधी कैसे बने। हेलो, आपको पता है कि शादी के वक्त, कन्यादान के वक्त कैसे हुआ था? आप अतीत में जान जाए। दूसरी बात, मैं सुधांशु जी पे आ रहा हूं, जो जल गगन पवन समीरा, पर नेहरू जी ने कन्यादान किया होगा ना इंदिरा जी का। तो जिसके बारे में
शब्दार्थ और भावार्थ की जो बात कर रहे थे मुझे तो कंप्लीट कर लेने दीजिए ना। सुधांशु जी जिन बातों कहा मैं शब्दार्थ भावार्थ उसके संदर्भ में कहा था जो कब्र खुदेगी वाली बात पे उन्होंने राजनीतिक रूप से उन्होंने कहा था, कोई दैहिक रूप में उन्होंने नहीं कहा था। और जो मालूम है जो ये कह रहे हैं ना, मुझे भी मालूम है, मैं भी भारत का हूं। क्षिति जल गगन पवन समीरा जो पंच तत्व की बात कर रहे थे ये मुझे मालूम है। लेकिन आज मैं बता दूं पूरी बातों को, आज हमारी परिस्थिति जो सदन में जो परिस्थिति हो गई है जिसपे बहस आप कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, सरकार अपनी जिम्मेवारी से ओके सुधांशु जी, सरकार जवाबदेह नहीं है। और सुधांशु जी आप जवाबदेह नहीं है तभी गांधी परिवार के सरनेम पर जा रहे हैं। वो कह रहे कन्यादान हुआ तो सरनेम बन जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने जो आज बात कही सुखदेव भगत जी, तो आपने समझदार होकर भी कैसी बात कर, हम आज भी हाँ एक सेकंड सुधांशु जी आप बोल लीजिए 40 सेकंड, देन भगत जी आपने जो बात कही, हाँ सुनिए बस जल्दी से बोल रहा हूं। देखिए कन्यादान जो करता वो तो अपना सरनेम छोड़ देता है। और ये भी मैं स्पष्ट कर दूं अमित जी, आजकल ये बहुत भ्रम फैलाया जाता है तमाम बच्चियों के बीच में। वहां दान शब्द का अर्थ यह है कि उस पर आपका कोई अधिकार नहीं रहता, तो उस कारण से वह गोत्र जिसे कहते हैं ना पिता के गोत्र से वो पति के गोत्र में जाने की बात है, ताकि फिर कभी यह ना रहे कि उसका उससे कोई संबंध था, उसके बाद कोई भावनात्मक दृष्टि से कभी क्लेम ना करे। मतलब चाहे आध्यात्मिक क्लेम या प्रॉपर्टी का क्लेम या उस प्रकार का क्लेम। मगर भाई साहब जो कन्यादान करता हो तो अपना सरनेम छोड़ देता। अगर महात्मा गांधी ने कन्यादान किया तो गांधी सरनेम कैसे आ गया भैया? ससुर का सरनेम आता है, पिता का सरनेम नहीं आता है। जवाब अब यही बात समझ नहीं आती भाई साहब। मैं उस संदर्भ उस ऐतिहासिक क्षण की बात में कर रहा हूं जो शब्द लिए गए और शब्द दिए गए। दूसरी बात, गांधी शब्द हमारे लिए पूरे भारत के लिए नहीं विश्व के लिए, इस शब्द आप भी कोई नाम किसी से पूछ के आप ले नहीं सकते हैं। बहुत सारे नाम लोग लेते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। बच्चन नाम उन्होंने रखा है, एक बात कर रहे हैं, तो क्या बच्चन नाम रखा तो कोई कहीं से ली चुराया गया क्या? बहुत सारे ऐसे। लेकिन गांधी शब्द में सत्य है, गांधी शब्द में संघर्ष है, गांधी शब्द में एक सत्यता है। जो शब्द अगर लिए हैं हमें तो फक्र है इस शब्द पे, तो इस पे इतनी हायतोबा बचाने की बातें कहां से? प्राइम मिनिस्टर ने बोला ना सरनेम भी चुरा लिया है। ओके जवाब सुधांशु त्रिवेदी, क्यों बोला प्रधानमंत्री जी ने ऐसा? देखिए साहब, बच्चन सरनेम इसलिए था कि उनके पिताजी बहुत प्रख्यात कवि थे और कवि लोग अपना उपनाम रखते हैं, वो बच्चन रखा था। मगर आपने कहा गांधी सरनेम में तो बहुत अच्छा है। वैसे गांधी सरनेम जो है वो व्यापारियों के लिए प्रयोग होने वाला सरनेम था। जो इत्र के व्यापारी होते थे, गंध से गंधिक शब्द से गांधी आया। मगर ये बताइए साहब, यहां तो गांधी सरनेम बहुत अच्छा है और मोदी सरनेम, उसके बारे में सबको चोर बताने लगे थे, जिसके लिए कोर्ट से आपको वो होना पड़ा। यह भी समझ में नहीं आता भाई साहब। एक सरनेम लेकिन सुधांशु गांधी लेकिन मैं फिर आता हूं। प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने, नहीं सुधांशु मेरे सवाल का जवाब दिए बिना मत जाइएगा आप। मेरा सवाल है उन्होंने ये क्यों कहा चोरी जिनका धंधा है उन्होंने गुजराती सरनेम चुरा लिया? चुराया कैसे? उनको मिला ये सरनेम। अभी कांग्रेस के सुखदेव भगत कह रहे हैं विवाह के समय ये सरनेम दिया गया उनको कन्यादान के वक्त। हाँ बता रहा हूं। देखिए विवाह के समय यदि परंपरा माने, जिस परंपरा के आधार पे सोनिया जी भारत की बहू हैं, समझिए ना, परंपरा क्या है कि सोनिया गांधी जी ने यानी एंटोनियो माइनो जी ने राजीव गांधी जी का सरनेम ले लिया। इट्स ओके। अगर आप ये परंपरा मानते हैं तो ये फिरोज गांधी कैसे हो गए भाई? अगर इंदिरा गांधी का सरनेम फिरोज गांधी ले लिया। सुखदेव भगत जी जवाब ये कुछ समझ में नहीं आता भाई साहब। जब जैसा मौका लगा वैसा अपना दाएं बाएं हो गए। मैं सुधांशु जी की बात बताना चाहता हूं। भारत यही तो विविधताओं का देश है। यहां पारसी समुदाय में अपने समाज से इतर अगर कोई वैवाहिक संबंध होते हैं तो उनके सरनेम या उनके चीजें क्या होती है? सुधांशु जी आप पढ़ लेना, देख लेना, फिर उनका अपना सरनेम वो नहीं चलता है। इसलिए गांधी शब्द दिया गया। फिरोज गांधी महात्मा गांधी के बेटे थे, आगे बढ़े हैं। नहीं सुखदेव भगत आप कह रहे फिरोज गांधी महात्मा गांधी के बेटे थे। किसने कहा? हमने तो नहीं कहा बेटे थे। अच्छा फिर क्या? हमने तो बेटे नहीं कहा। हमने कहा वो बेटे थे। वो उनको नाम दिया गया, वो सरनेम दिया गया उनको। नहीं किसने दिया सरनेम? एक मिनट अमित जी सरनेम किसने दिया? अमित जी एक मिनट भगत साहब सरनेम, एक सेकंड सुधांशु जी बीच में नहीं, एक सुधांशु जी एक सेकंड। भगत जी सरनेम दिया किसने? महात्मा गांधी ने ना। मुद्दा एक चीज बताइए अमीश जी, ये संसद से गांधी पे आप चले आए हैं।
अरे गांधी को मानिए ना, आप तो गोडसे को मानने वाले तो गांधी पे इतने पड़े हुए हैं। आप मैंने गोडसे को लेकर मानने आया वाले लोग गांधी भगत के साहब, पीछे मेरा क्यों कोई पड़े हुए हैं? इंटेंशन नहीं है। ये शब्द- ये प्रधानमंत्री शब्द ने नहीं है। बयान ये दिया है, बहस का मुद्दा- प्रधानमंत्री बहस ने का मुद्दा पार्लियामेंट ये के नहीं फ्लोर पे था। बोला बहस है, का मुद्दा प्रधानमंत्री नहीं। ने बोला ये है, अगर नहीं भगत साहब प्रधानमंत्री ने 56 पार्लियामेंट के करोड़ की फ्लोर पे गर्लफ्रेंड बोला के है। बारे में बात कीजिए ना। फिर प्रधानमंत्री जी ने तो 56 करोड़ का गर्लफ्रेंड भी कहा था, उसके बारे में बात कर लीजिए। फिर ये कोई विषय वस्तु नहीं है। विषय वस्तु हो रही है, संसद की गरिमा गिर रही है, संसद में बहस नहीं हुआ, ये ठीक विषय है, वस्तु होनी चाहिए ना। मैं अब तो आप प्रधानमंत्री जिस प्रकार के शब्दों का रेस्टलेस प्रयोग ना कर हो। रहे हैं- ओके ओके, सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड, देन फराज किदवई। रेस्टलेस मैं अमित जी, मैं रेस्टलेस नहीं हो रहा हूं। मेरा भी मानना मैं है आपकी भी कि- काफी इज्जत करता हूं। अमित कैसे जी। सोच ले मैं रेस्टलेस नहीं हूं? मैं रेस्टलेस नहीं हो रहा हूं। लेकिन मैं मुद्दे को नहीं लेके आया, प्रधानमंत्री ने बयान दिया है सदन के अंदर। देखिए हम ये कह रहे हैं, हम भी इतनी विवेचना में नहीं जाना चाहते, पर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, यदि यह दावा सही मान लिया जाए हर वक्त फिरोज गांधी जी को गांधी सर ने प्रधानमंत्री जी का हर वक्त ये कोई इस शब्द से कोई प्रोडक्टिव कोई ऐसी चीजें नहीं आ रही है किसके हर चीज प्रधानमंत्री ने क्यों बोला सुधांशु जी प्रोडक्टिव नहीं आ रहा था? 10 सेकंड। हाँ बता रहा हूं। देखिए बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, यदि यह मान लिया जाए कि महात्मा गांधी जी ने फिरोज गांधी जी को एक तरीके से अडॉप्ट कर लिया था, तो फिर फिरोज गांधी जी का कोई जाके नेट पे चेक कर ले, उनकी रेस्टिंग प्लेस दिखाई गई है पारसी सीमेट्री इन इलाहाबाद। तो भाई साहब, अगर गांधी जी के वो अडॉप्टेड सन भी मान लिए जाएं तो उन्हें हिंदू हो जाना चाहिए था। फिर पारसी सिमेट्री में कैसे? अरे बड़ा घालमेल झोल झाल है, छोड़िए इस बात को, मुद्दे पे आते हैं, आज राजनीति के विषय के ऊपर आते हैं। वो मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने एक और गंभीर बड़ी खबर, शिवसेना शिंदे गुट ने प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश को घटिया सोच बताया है। जब मैंने सुना तो मेरा खून खौल गया। संजय निरुपम ने बयान दिया है। पीएम की लोकप्रियता विपक्ष की आंखों में खटक रही है। फराज किदवई रिएक्शन, खून खौल गया शिवसेना शिंदे गुट का, जिस तरह से प्रधानमंत्री पे हमले की साजिश हुई। देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो एक बात बहुत जरूरी है कि रवनीत सिंह बिट्टू के ऊपर जो बयान दिया गया उसकी बड़ी चर्चा हुई और लगभग आपका आधा टाइम निकल गया। मैं ये पूछता हूं कि ये वही रवनीत सिंह बिट्टू जी हैं ना जिन्होंने राहुल गांधी जी को कहा था नंबर 1 टेररिस्ट ऑफ द कंट्री। इसका हिंदी में मतलब हुआ कि राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। तो अगर राहुल जी ने उनको कांग्रेस छोड़ने पर गद्दार बोला और यह परसेप्शन बनाया जा रहा है कि उन्होंने सिख समाज के लिए बोल दिया, तब तो रवनीत सिंह बिट्टू ने इसका मतलब इस देश के पूरे ब्राह्मण समाज को बोल दिया। मतलब रवनीत सिंह बिट्टू अगर ये बयान देंगे कि राहुल गांधी एक नंबर के आतंकवादी हैं तो उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। तरविंदर सिंह मारवा अगर बोलेंगे जो हाल तेरी दादी का हुआ वही तेरा होगा, तो राहुल गांधी जी की दादी का क्या हाल हुआ था? वो इस देश के लिए शहीद हुई थी ना, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। संजय गायकवाड़ ने क्या बोला था कि जो राहुल गांधी की जबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो इस देश के इतने बड़े नेता की जबान काटी जाएगी। ओके ब्राह्मण कार्ड खेल गए हैं फराज किदवई, स्मार्टली। ओके, जवाब वो हाल तेरा होगा। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड रिप्लाई, 30 सेकंड रिप्लाई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता ये बयान दे रहे हैं। एक लाइन में सुधांशु जी आप देखिए, मैंने बताया कि राहुल गांधी जी के बाबा मरहूम फिरोज साहब की रेस्टिंग प्लेस पारसी सिमेट्री दिखाई गई है। तो एक लाइन में बोलता हूं, धर्म बदल गया, जात बदल गई, अब आया है गोत्र, और बाबा बैठे सिमेट्री में और ब्राह्मण हो गए पौत्र। अब फिरोज किदवई साहब, आप जरा ये बता दीजिएगा, ये जरा आप दानिशमंद आदमी हैं तो जरा अपनी लियाकत का पूरा यूज करके बताइएगा कि धर्म बदल गई, जात बदल गई, अब आया है गोत्र, और बाबा बैठे सिमेट्री में और ब्राह्मण हो गए पौत्र। मगर अब मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा यह कर दिया गया। एक लाइन में बोल दूं, सुनिए, आपकी सरकारों के दौरे हुकूमत में आज ये राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रस्ताव राज्यसभा में जिन्होंने रखा है, सदानंद मास्टर, उनके पैर काट दिए गए केरल में। आपकी सरकारों की हुकूमत में फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया केरल में। आपकी सरकारों के हुकूमत में कन्हैयालाल साहू का सर काट दिया गया राजस्थान में। गजब की मोहब्बत की दुकान है साहब। वही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, फराज पैर काटा, हाथ काटा, सर काटा और काटने के नारे लगाए, और उसके बाद कह रहे हैं हम मोहब्बत की दुकान में ये सामान लेके आए। फराज की दो चीजें हैं अमीर जी, दो चीजें हैं।
मैं सुधांशु जी की दोनों बात का जवाब दूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब सुधांशु जी गोल गोल घुमाने लगे। अरे साहब, आपके मंत्री पुत्र ने इस देश के किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके उनकी हत्या कर दी। आपकी सरकार में जौनपुर में एक दलित को पीट पीट करके इसलिए मार दिया गया कि वो सार्वजनिक नल से पानी पी रहा था। अमीर जी, ये एंडलेस डिबेट है। अमीर जी, ये एंडलेस डिबेट है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, अभी सुधांशु जी बहुत लर्नेड आदमी है, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इस देश की 70 करोड़ महिलाओं का अपमान आपके टीवी चैनल पर हुआ है। मैंने अपनी बेटी को अपनी बीवी का सरनेम दिया है, तो क्या इंदिरा गांधी जी के पोते, इंदिरा गांधी जी के नवासा, क्या अपनी नानी के ऊपर जाकर के वो इस देश का ब्राह्मण नहीं बन सकता है? मतलब इस देश का एक कोई भी बच्चा जरूरी है कि अगर उसके पिता का जो धर्म था वो वही अपनाए या जो कास्ट थी। मैंने अपनी बेटी को अपनी वाइफ यानी कि उसके ननिहाल का नाम दिया है। तो ये बिल्कुल आप ये समझ लीजिए एक तरह से इस देश ओके सुधांशु त्रिवेदी, आपकी रूढ़िवादी सोच है। ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके सुधांशु जी। फराज भाई भावनाओं में बह के ज्यादा बोल गए फराज भाई। चलो तो बताइए, सोनिया गांधी अलायंस एंटोनियो माइनो के बेटे राहुल गांधी का नाम क्या होना चाहिए? सरनेम बोलो फराज भाई, बोलो। सोनिया गांधी जिनका ओरिजिनल नाम है एंटोनियो माइनो, उनके बेटे राहुल का सरनेम बोलो भाई। बोलिए। अमीर जी मैं वही बोल रहा हूं। देखिए ये चॉइस की बात है। मैंने अपनी डॉटर को अपनी वाइफ का सरनेम दिया। सुनिए, बड़ी गजब चॉइस है। अरे सर सुनिए, बात तो सुनिए। अरे अमीर जी देखिए, ऐसे नहीं, मैंने बहुत क्वाइटली सुना सबको। अभी और बहुत मुद्दे आपको गिनाने हैं। दूसरे मुद्दे पर आ जाते हैं, अबोध बालक। इस देश के एलओपी को अबोध बालक कहा जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये एक बात बोल दूं कि इस देश को एक अधेड़ बुजुर्ग के हाथों की कठपुतली ना समझा जाए। इस देश को एक अधेड़ बुजुर्ग के हाथों की कठपुतली ना समझा जाए। ठीक है, बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूं, ये सरनेम के विषय में बार-बार आप लोग आ रहे हैं। वो विषय सुधांशु आपके पास आता वक्त। पीएम मोदी का गांधी परिवार पर बहुत बड़ा हमला, चोरी इनकी आदत है, सरनेम तक चुराया। कुलदीप, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सदन के अंदर गद्दार शब्द का इस्तेमाल हुआ हाउस के बाहर, उसका विषय बड़ा बन गया है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उस पर टिप्पणी करी? कुलदीप जी। देखिए, मुझे तो अमीश भाई आज ऐसा लग रहा है कि संसद में देश के प्रधानमंत्री जी ने संजय सिंह जी के ऊपर व्यक्तिगत हमले किए। आज अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर व्यक्तिगत हमले किए। आपने देखा आज प्रधानमंत्री जी ने कैसे व्यक्तिगत हमले अरविंद केजरीवाल जी संसद में सदन में करने का काम दिए। संजय सिंह पर कैसे हमला किया? अगर एप्स्टीन फाइल के ऊपर आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी का भाषण उठा के सुनिए, क्या बोला प्रधानमंत्री जी का पूरा वक्तव्य सुनिए आप। क्या उन्होंने संजय जी का नाम नहीं लिया? ओके, राज्यसभा में सुधांशु जी जब भाषण हो रहा था, आप मौजूद थे, संजय सिंह का नाम लिया, सिर्फ यस और नो बोलिएगा, मैंने नहीं सुना। नहीं, उन्होंने नाम नहीं लिया। ओके ठीक है, मगर कुलदीप कुमार जी ने उड़ता हुआ तीर पकड़ लिया। कैसे? उन्होंने उड़ता तीर पकड़ लिया। आपने उड़ता तीर कैसे पकड़ा? उन्होंने नाम नहीं लिया। कुलदीप भाई, आपने उड़ता तीर कैसे पकड़ा? अरे हाँ, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इतने परेशान हो गए। अगर संजय सिंह जी ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र माफ कर दिया और प्रधानमंत्री जी से जवाब मांग लिया, तो कौन सा गुनाह कर दिया उन्होंने? बताइए आप। अरे गुनाह कर दिया उन्होंने। अरे प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल दिखा के जवाब देना चाहिए सदन के अंदर। कुलदीप कुमार, आपकी बात मैंने सुनी। आपको आपत्ति किस बात पर है? क्या बोला प्रधानमंत्री पे जिस पर आपको आपत्ति है? वो प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर अरविंद केजरीवाल जी पर व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। क्या? वो कह रहे हैं कि शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, टिकट ब्लैक करने की बात कर रहे हो। क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शराब घोटाले की बात करी थी। एक सेकंड, आप कह रहे हैं शराब घोटाला इज इक्वल टू अरविंद केजरीवाल, टिकट ब्लैक इज इक्वल टू संजय सिंह। वो बिल्कुल व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। व्यक्तिगत हमला ही तो है। उनके पास कोई प्रूफ है क्या इस चीज का? बताइए, कोई सबूत है उनके पास, प्रधानमंत्री जी के पास? ओके सुधांशु त्रिवेदी जवाब। व्यक्तिगत हमला था, टिकट ब्लैक करना, टिकट का तो नाम नहीं लिया। मेरी रिसर्च टीम मुझे बता रही है, प्रधानमंत्री ने बोला एक पार्टी की सरकार शराब में चली गई, वो ब्लैक की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने टिकट ब्लैक का जिक्र नहीं किया सदन के अंदर। प्रधानमंत्री ने टिकट ब्लैक का जिक्र नहीं किया। ये है उड़ता तीर। ओके, जवाब सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन।
सुधांशु द्विवेदी 30 सेकंड शार्प। देखिए, शराब घोटाले देश में कई जगहों पे हुए सर। कर्नाटक में भी एक शराब घोटाला हुआ है, आंध्र प्रदेश में भी शराब, छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, मगर गजब का तीर आपने पकड़ा। शराब घोटाले वाली पार्टी, मतलब इन्होंने अपनी पार्टी को स्टैंप कर दिया कि शराब घोटाले वाली पार्टी है, चाहे शराब घोटाले किसी भी राज्य में हुए हो। और जहां तक कुलदीप भाई एप्स्टीन फाइल का जिक्र है, तो संजय सिंह का ऑन द स्पॉट राज्यसभा में जवाब मैं नहीं दिया था। ब्लैक की बात, आपने ब्लैक की बात भी करी। कहा था कि एक प्रधानमंत्री, आपने अपने टर्न पे बोलिए, जब संजय सिंह ने यह विषय उठाया था तो मैंने ही तत्काल कहा था कि एक विकृत यौन मानसिकता के सजाए याफ्ता अपराधी का नाम कोट करना सदन के पटल पर सदन का अपमान है। दूसरा, मैंने कहा कि जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, मिलियंस ऑफ ईमेल में नॉट इवन ए सिंगल ईमेल, कोई एक मैसेज नहीं, कोई एक टेलीफोन कॉल नहीं, कोई एक मुलाकात नहीं। और अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी यह कहा कि वो सेंसेशनल और फॉल्स क्लेम करता है। उसके बाद हमने कहा कि 2017 में इजराइल की यात्रा थी, एक मुलाकात आधिकारिक है, तो वो सारी बात बता दी गई थी। भाई साहब, काहे कुलदीप जी, नहीं, पर ये ब्लैक की बात कैसे आई? पर ब्लैक की बात कैसे आई सुधांशु? 10 सेकंड्स। देखो, शराब घोटाले वाली पार्टी मान लिया, ये ब्लैक की बात क्यों आई? उसमें संजय सिंह का नाम लिया क्या? टिकट ब्लैक की बात करी प्रधानमंत्री ने। अब देखिए, ब्लैक का मतलब काला होता है, काला का मतलब काला धन भी होता है, और क्या होता, फिर मैं कह रहा हूं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज का विचार बुरा वक्त ही बताता है कि अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।